हेलो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था। इसीलिए आज ये चैप्टर आज ही ख़त्म कर दे रहे हैं। इस तरीके से हमारे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो जाएगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, और आपका जो दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ऑलमोस्ट मेजर मेजर जो टॉपिक्स थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद वाटर और एग्रीकल्चर वाला चैप्टर रह जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा जल्द से जल्द। तो अभी ये वाला चैप्टर में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि भाई मिनरल्स होते क्या हैं। जियोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं मिनरल्स एज होमोजीनियस, नेचुरली अकरिंग एंड डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी होमोजीनियस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, नेचुरली अकर होते हैं, और इनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह जो उसमें होता है तो डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं होगा, डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। सो दे आर होमोजीनियस, नेचुरली अकरिंग एंड डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर इनका होता है। मिनरल्स हमें अर्थ में मिलते कैसे हैं, ये एक मोड्स ऑफ अकरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मिनरल्स अकर कैसे होते हैं। इसके मेजरली 5 पॉइंट्स हैं। पहला, मिनरल्स अकर होते हैं वोल्केनो में जब लावा इरप्ट होता है तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म में इरप्ट होता है, निकलते हैं। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये बेसिकली क्रेविसेस या फॉल्ट्स में या जॉइंट्स में मिलते हैं, जिसमें वेन्स और लोड्स कहते हैं, वेन्स और लोड्स के फॉर्म में। यानी जो स्मॉलर अकरेंस जहाँ पर थोड़ी कम क्वांटिटी होती है, स्मॉलर अकरेंस को वेन्स कहते हैं। जैसे लावा में ना, जैसे ये जब लावा इरप्ट होता है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं होता, ये वेन्स की तरह, रूट्स की तरह निकलता है, तो इसको वेन्स कहते हैं। और कुछ जगह पर ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बल्क क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है, उसको लोड्स कहते हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये क्रेविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स में अकर होते हैं, जहां पर इनको बोला जाता है वेन्स। स्मॉलर अकरेंसेज आर कॉल्ड एज वेन्स एंड लार्जर अकरेंसेज आर कॉल्ड एज लोड्स। ठीक है, इसमें किस तरह के मेटल्स निकलते हैं, जैसे टिन, कॉपर, जिंक, लेड। ये दूसरा जो फॉर्म है वो है सेडिमेंट्री रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक्स में ये बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में अकर होते हैं। ये तो आपको पता है, ये पढ़ा हुआ चैप्टर है, पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। जिसमें कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर। हीट और प्रेशर में दबे रहने की वजह से ये एक तरीके से बेड्स के फॉर्म में अकर हो जाते हैं। जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, इस तरीके से इधर पर अकर होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। इसके बाद है थर्ड अकरेंस का मोड है रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटीरियल। यानी जो रॉक वेदरिंग जिसमें क्रैकिंग हो जाती है, उसका जो बचा हुआ रेजिडुअल मास जो बचा होता है, डिकम्पोज रॉक्स जो होती हैं, वो बेसिकली उसमें ये मिनरल्स फॉर्म होते हैं। इस तरीके का मिनरल जनरली जो फॉर्म होता है वो बॉक्साइट, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट ज़रूरी होता है, तो बॉक्साइट निकलता है। ठीक है, इसके बाद है एल्यूवियल डिपॉजिट्स, यानी जो नदियाँ ऊपर से पहाड़ों से सॉइल को कैरी फॉरवर्ड करके लेके आती हैं, उसमें प्लेसर्स डिपॉजिट्स कहते हैं इनको। यहाँ पर जनरली गोल्ड, सिल्वर, टिन और प्लेटिनियम, ये ऐसे हमें मिनरल्स मिलता है। और पांचवा है ओशन वाटर। ओशन वाटर में तो ऑलरेडी काफ़ी सारे मिनरल्स मिले रहते हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम हमें मिल जाता है। सॉल्ट तो मिलता है ना, पानी, खारा पानी होता है ना ओशन का। इसके अलावा ओशन बेड्स में भी हमें मैग्नीज नोड्यूल्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मोड्स हैं जहाँ पर हमें मिनरल्स मिलता है। इसके अलावा माइंस क्या होती हैं? माइंस वो होती हैं जहाँ पर मिनरल्स के रिजर्व्स या डिपॉजिट्स होते हैं, इनको हम माइंस कहते हैं। बेसिकली जब मिनरल्स के जो डिपॉजिट्स या रिजर्व्स भर जाते हैं, उनको हम माइंस कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स कितने तरीके के होते हैं। इसके अलावा अच्छा, रैट होल माइनिंग क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी होनी चाहिए, ये मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है क्लासेस में। रैट होल माइनिंग क्या होती है? रैट होल माइनिंग ये होती है कि भाई जब मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में फैमिली के लोग आपस में ही अपनी खुद से एक टनल खोद कर वहाँ पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे आयरन ओर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये सब इनको निकालने की कोशिश करते हैं। मेघालय में, जोवाई में या चेरापूंजी में ये ऐसे होती है, एक लॉन्ग सी नैरो टनल खोदकर फैमिली के लोग ही रैट होल माइनिंग कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसको हजारडस एक्टिविटी में और इलीगल कह रखा है। ठीक है, फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? फेरस मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें सबसे पहला होता है आयरन ओर। आयरन ओर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है हेमाटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट
सबसे हाई क्वालिटी का आयरन ओर माना जाता है, आयरन की क्वालिटी होती है, जिसमें 70% आयरन होता है मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट 70% आयरन होता है। इट इज़ द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज होती है, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर होता है। दूसरी क्वालिटी होती है हेमेटाइट की। हेमेटाइट में थोड़ा सा 50 to 60% ऑफ आयरन कंटेंट होता है, थोड़ा स्लाइटली लोअर है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड ये मेन आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इंडिया में। ठीक है। आयरन ओर का सबसे जो इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिट है वो है कुद्रेमुख माइन कर्नाटका में। कुद्रेमुख कर्नाटका में माइन है कुद्रेमुख। ये कुद्रेमुख जो माइन है, इसका कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स। हॉर्स के जैसा इसका शेप है तो इसलिए कुद्रेमुख, इसलिए हॉर्स के जैसा मुख है तो इसलिए इसका कुद्रेमुख है। और एक है बेलाडेला हिल्स। बेलाडेला हिल्स में भी बैल के जैसा उसका हम्प है, तो हम्प ऑफ ऑक्स, बेलाडेला मतलब हम्प ऑफ ऑक्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि कुद्रे का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरन, ये जो ओर है आयरन ओर, ये मिलता कहाँ पर है। इसके हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बल्लारी चित्रदुर्गा बेल्ट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में हेमेटाइट ओर मिलता है। इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मयूरभंज एंड केंदुझर। और झारखंड में हेमाटाइट आयरन ओर मिलता है गोवा और नौमंडी में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बल्कि पिछली बार तो ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गए थे, जैसे कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के एरिया में, दुर्ग आता ही छत्तीसगढ़ में है और चंद्रपुर महाराष्ट्र में आता है। इधर पर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर मिलता है। इसके अलावा 14 डिपॉजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर है यहाँ पर। यहाँ का जो आयरन ओर है वो जापान और साउथ कोरिया को विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कमंगलुरु तुमाकुरु बेल्ट, कर्नाटका में, कर्नाटका तुमाकुरु बेंगलुरु के पास एक जगह है, वहाँ पर है ये आयरन ओर। यहाँ पर कुद्रेमुख माइन है, जो कि कुद्रेमुख डिपॉजिट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर 100% यूनिट एक्सपोर्ट यूनिट है। और यहाँ का जो आयरन ओर है वो स्लरी के रूप में, यानी एक लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू मैंगलुरु तक। मैंगलुरु पोर्ट है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स में, गोवा के और महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। और यहाँ पर भी मेनली एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ आयरन का मर्मागांव पोर्ट के थ्रू, गोवा में जो मर्मागांव पोर्ट है उससे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद आता है मैंगनीज। मैंगनीज की खास बात क्या है? 10 kgs ऑफ मैंगनीज इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। 10 किलो मैंगनीज से 1 टन स्टील बनाया जाता है। मैंगनीज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स बनाने में भी काम आता है। ठीक है। और इसके अलावा आपको मैंगनीज के बारे में ये जानना ज़रूरी है, बस इतना ही जानना ज़रूरी है, उसके अलावा ज़रूरी नहीं है। फिर नॉन फेरस मिनरल्स आ जाते हैं। नॉन फेरस में यानी ऐसे मिनरल जिनमें आयरन कंटेंट कम होता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि मैप इंपॉर्टेंट मिनरल्स का, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आयरन, हमने आयरन इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आयरन और इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर लिया था ना। तो इसके अलावा भी देखो यहाँ पर कुछ आयरन ओर के, आयरन ओर फील्ड्स और आयरन ओर माइंस हैं। देखो गोवा, नौमंडी, केंदुझर, मयूरभंज, ये उड़ीसा वाले एरिया में है। केंदुझर और मयूरभंज, गोवा, ये सारे आयरन ओर माइंस हैं। इसके अलावा तुमाकुरु, चिक्कमंगलुरु, कुद्रेमुख माइन, चित्रदुर्गा माइन, गोवा में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में माइन है। देखो चंद्रपुर बेलाडेला माइन कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है ना। माइकल रेंज और भंडारा, ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये ट्रायंगल जो रेड कलर के हैं सारे वो हैं, तो 3। और इसके अलावा आयरन ओर फील्ड्स कौन कौन से? ये देखो, ये कर्नाटका वाला आयरन ओर फील्ड, ये महाराष्ट्र गोवा वाला आयरन ओर फील्ड, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला है ना। और ये आपका वो उड़ीसा वाला, ये वाला जो कौन सा था, वो उड़ीसा झारखंड वाला जो आयरन ओर फील्ड बेल्ट है। ठीक है, ये 4 आयरन ओर बेल्ट है। इसके अलावा माइका आपको जो मिलता है वो बेवार, अजमेर और बेवार में मिल जाता है, गया में मिल जाता है, हजारीबाग में मिल जाता है। ठीक है, तो ये है। मैंगनीज डिपॉजिट्स शिवमोगा में है और बालाघाट में है, नागपुर में है, और ये केंदुझर में भी है, सुंदरगढ़ में भी है।
ठीक है। तो आयरन ओर का तो अच्छे से याद रखना है यार, आयरन ओर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरमा गांव में आयरन ओर होता है, गोवा का पोर्ट है मरमा गांव, यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट है। पैराद्वीप से होता है, विशाखापट्टनम से जापान और साउथ कोरिया को जाता है। तो तीन है मंगलुरु, चार है मरमा गांव, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, पैराद्वीप। ठीक है, चलो। उसके अलावा तो ये तो, और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा सच, लेकिन आपको ध्यान ये देना है भाई लोग कि कैसे थोड़ा सा ना याद रखना है कि ये चार मेजर फील्ड्स है आयरन ओर फील्ड्स। इसके अलावा कॉपर, कॉपर नॉन फेरस मिनरल्स में आता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है, ये ऑलरेडी पता है। बालाघाट माइंस याद रखो, बालाघाट माइंस एमपी में है, राजस्थान में खेतरी माइंस, और झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। सिंहभूम में आपका आयरन ओर भी मिलता है और कॉपर भी मिलता है। तो बालाघाट, खेतरी और सिंहभूम, यहाँ कॉपर ज़्यादा होता है, बस इतना याद रखो। बॉक्साइट ज़रूरी किस लिए होता है? बॉक्साइट ज़रूरी होता है आपका एल्यूमिना बनाने के लिए। एल्यूमिना किस लिए? जिससे एल्यूमिनियम बनता है। सो बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है किसको बनाने के लिए? एल्यूमिना को बनाने के लिए, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। एंड बॉक्साइट एक, मैंने बताया था ना, डिकम्पोज्ड रॉक है, यानी रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड रॉक। तो डिकम्पोजिशन के थ्रू बनता है एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये बॉक्साइट बन जाता है। और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी अच्छी है, लाइट वेट होता है, तो इसलिए एयर ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए, यानी एरोप्लेन्स बनाने के लिए काम आता है एल्यूमिना। और उड़ीसा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अमरकंटक प्लाट्यू, माइकल हिल, बिलासपुर कटनी रीजन, यानी उड़ीसा का जो बिलासपुर कटनी रीजन है, ये जो है उड़ीसा वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन 2016 एंड 17। पंचपटमली डिपॉजिट इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो महाराष्ट्र में भी है और आपके उड़ीसा में भी है, राइट। तो उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है, आपको बस इतना याद रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ याद नहीं है, ठीक है। और आपको पता होगा कि नेपोलियन अपने जो इंपॉर्टेंट गेस्ट होते थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खिलाता था, रादर देन गोल्ड के बर्तनों में नहीं खिलाता था, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खिलाता था। इसके अलावा नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका आ जाता है। माइका इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स। ये बहुत थिन शीट्स की बने होते हैं। क्लियर माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्राउन। बहुत थिन शीट्स होती हैं इसकी, बहुत ज़्यादा थिन शीट्स होती हैं। और इनकी जो इंसुलेटिंग इनका ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, इनका हाई वोल्टेज से रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़ा यूज़ होता है माइका का। ये चीज़ याद रहना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़ा ही यूज़ होता है। अभी आपने पढ़ा था अजमेर और माइका प्रोड्यूसिंग एरियाज में अजमेर है, नेल्लौर माइका बेल्ट है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बाकी हज़ारीबाग और गया हज़ारीबाग बेल्ट दिखाया था ना ऊपर, गया हज़ारीबाग यानी झारखंड की गया हज़ारीबाग बेल्ट, और आपका अजमेर राजस्थान में, और आंध्र प्रदेश में नेल्लौर। ये आपको याद रखना चाहिए माइका का, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाता है लाइमस्टोन। रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, सिंपल, ठीक है। और ये बेसिकली आयरन ओर इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर स्लैग बनाने के, बेसिकली प्योरीफाई करने के लिए काम आता है, ठीक है। लाइमस्टोन, ये चीज़ याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं समझ लो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करके बता रहा हूँ। अब तुम्हारा काम है उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, रिसोर्स कंजर्व, ये हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग हैं इसमें। हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग अच्छा मैंने डिस्कस नहीं कराना, इससे ऊपर वो फोटो है ना, फोटो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है। एक मिनट, ये इसकी जो फोटो है, ये हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग देखो। सो क्या होता है, माइनिंग की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि द डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम जो निकलती हैं उससे पल्मोनरी यानी लंग्स डिजीज हो जाती हैं। कई बार रिस्क होता है कोलैप्सिंग माइन रूफ्स का, है ना, फायर्स लगने का कोल माइंस में। तो ये वाटर सोर्सेज इन रीजन गेट कंटामिनेटेड, माइनिंग के ये हज़ार्ड्स हैं कि वाटर रिसोर्स कंटामिनेटेड होता है। पहला, डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स कॉजेज पल्मोनरी डिजीज यानी लंग्स डिजीज हो जाती है। दूसरा, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ गिरने का डर होता है। कोल माइन में आग लगने का, फायर होने का डर होता है, ठीक है। कंटामिनेटेड
वाटर जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ पर का पानी कंटामिनेटेड होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है, इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन, वहाँ पर रिवर पोल्यूशन बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग है। इसके अलावा अब जब हम बात करेंगे वो करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्विक क्विक समझना है, क्विक क्विक आगे बढ़ना है। कुछ दो प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स वो होते हैं जो पुराने टाइम से हमने यूज़ करते हुए आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनसे आज तक किसी ने सोचा नहीं था, बट अब उससे उनसे भी हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, उनसे भी बेसिकली एनर्जी की इस्तेमाल हो रही है उनका भी एनर्जीज में। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहला जो पुराने ज़माने से कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है वो कोल है। अब इसमें जो चीज़ें पता है वो क्यों पढ़नी है ना, ये तो पढ़ी लोगे कि फॉसिल फ्यूल है, नेशन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, हम ये जो चीज़ें हैं वो पता है। बट कुछ चीज़ें देखो स्टेटमेंट की बेसिस पर, स्टेटमेंट बेस्ड चीज़ है ना, वो चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसा कि फॉसिल फ्यूल है, मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल में सबसे नाम है, ना पेट्रोलियम है ना कुछ है ना, वो है कोल, अबंडेंटली अवेलेबल है। दूसरा, नेशन की एनर्जी नीड्स पूरी करता है, एंड वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग अवर कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी इंडस्ट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें उनमें जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो ये कोल का प्रोडक्शन वगैरह होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, इसी से होता है। जो मतलब ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह होती है ना, उनमें क्या नाम बोलते हैं आपका, कोल से बेसिकली आग लगाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, ठीक है। एज यू आर ऑलरेडी ओवर द कोल इज फॉर्म्ड टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस। आपको पता होगा ट्रीज और प्लांट्स के कंप्रेशन के बाद ये कोल बनता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जब कोई हाई प्रेशर में धरती के नीचे जो प्लांट्स और ये फॉसिल्स दबे रह जाते हैं, इनके कंप्रेशन से ये कोल बनता है। कोल तीन तरीके के होते हैं, लिग्नाइट वैसे तो होते हैं, तो एक पीट भी एक क्वालिटी होती है, बहुत ही लोएस्ट क्वालिटी ऑफ जो वो होती है कोल होता है वो पीट होता है। इसका देखो कोल का कैसा होता है ना, जिसमें जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा ना उतना ही उसमें लो हीटिंग कैपेसिटी होगी और उतनी पूरी पुअर क्वालिटी का वो कोल होगा। यानी जिसमें जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, पानी का कंटेंट ज़्यादा होगा, उतना ही उसकी हीटिंग कैपेसिटी लो होगी और उतनी ही बुरी क्वालिटी का वो कोल होगा। तो पीट सबसे पहली क्वालिटी आ जाती है, सबसे लोएस्ट क्वालिटी आती है। उसके बाद लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, इसमें भी मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है एंड हेंस ये भी पुअर क्वालिटी का कोल होता है। इसके बाद बिटुमिनस क्वालिटी आती है, बिटुमिनस कोल होता है, ये पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज़ के लिए। मीनसली जो बिटुमिनस है ये कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होता है, ये याद रखना। बिटुमिनस बहुत ही मीडियम लेवल का है और कमर्शियल पर्पज़ यानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए बिटुमिनस यूज़ होता है। उसके अलावा फिर एंथ्रासाइट है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है। ठीक है, बस याद रखना बिटुमिनस ये ब्लास्ट फर्नेसेस में यही बिटुमिनस यूज़ होता है। ठीक है, लिग्नाइट और पीट लो कार्बन कंटेंट है। पीट तो इसलिए भी बेसिकली है कि पीट में ना ये स्वैम्पी रीजन्स में होता है, यानी दलदल वाले इलाकों में मिलता है ये पीट, तो इसलिए इसमें ये मॉइस्चर डिपॉजिट बहुत होता है। इसके अलावा एज के हिसाब से भी कोल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है गोंडवाना कोल, ठीक है, और एक है टर्शरी डिपॉजिट्स। कहाँ गया टर्शरी डिपॉजिट्स, सर नीचे पैराग्राफ में। गोंडवाना कोल की जो एज है दैट इज 200 मिलियन ईयर्स, 200 साल पुराना कोल है। एज के हिसाब से दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो क्वालिटी हो गई, 4 पार्ट्स की क्वालिटी हो गई। एक गोंडवाना कोल जो कि 200 साल पुराना कोल है, 200 मिलियन ईयर्स साल पुराना, 200 साल नहीं 200 मिलियन ईयर्स। और एक है टर्शरी डिपॉजिट्स जो कि 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड कोल है। ठीक है, गोंडवाना एंड टर्शरी। अच्छा, द मेजर सोर्स ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। ये वन मार करके हैं, दामोदर रिवर की वैली जो है वेस्ट बंगाल के पास, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, वहां पर गोंडवाना कोल इजीली मिल जाता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अभी देखो ये भी आएंगे इस मैप पर, ही कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का ना इंपॉर्टेंट मैप है। इसके अलावा गोदावरी, महादारी, सोन, वर्धा वैली ऑल्सो कंटेन। टर्शरी डिपॉजिट आपका मेनली कहाँ मिलता है, मेघालय, आसाम, अरुणाचल। ये याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो 55 मिलियन ईयर्स वाला कोल है टर्शरी डिपॉजिट, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेनली मिलता है, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में। ठीक है,
ख़त्म बात। इसके बाद पेट्रोलियम के लिए खास बात क्या चीज़ है, पेट्रोलियम एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल। सबके लिए पेट्रोलियम एक नोडल इंडस्ट्री है, पेंट वेंट हर जगह इसका यूज़ होता है। मेनली पेट्रोलियम कहाँ मिलता है हमें, ये भी याद रखने वाली वन मार्क करके, एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स के फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं ना, वहाँ पर हमें एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप्स मिलता है। ये वर्ड याद रख लो, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा वो याद रख लो। ऑयल बेयरिंग लेयर्स होती हैं जिसमें पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन मिलते हैं, वहाँ पर ये ऑयल मिलता है। और इसको नॉन पोरस लेयर्स बेसिकली प्रिवेंट करती हैं ताकि ये धरती के अंदर ना घुस जाए, ठीक है। और मुंबई हाई, गुजरात और आसाम मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज हैं। मुंबई हाई जो ये हमारे जो इंडिया का मैप है उसके इधर पर मुंबई के बेसिकली एक आउटर साइड में अरेबियन सी के ऊपर एक रीजन है मुंबई हाई, गुजरात और आसाम, ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। अंकलेश्वर इन गुजरात और आसाम में दिग्बॉय, नहरकटिया और मोरानहुग रीजन, ये थोड़े रीजन्स हैं, नाम याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट इतना भी दिक्कत वाला नहीं है। मुंबई हाई, अंकलेश्वर, दिग्बॉय, ठीक है। फिर नेचुरल गैस की बात आती है। नेचुरल गैस तो सबके लिए सभी यूज़ करते हैं, सीएनजी और पीएनजी, पोर्टेबल नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग यूज़ करते हैं गैस को, और इंडिया में गैस का नेटवर्क बढ़ते जा रहा है। कैसे, हमारी सरकार क्या कर रही है, गैस पाइपलाइन से पूरे इंडिया में बिछा दी है कि भैया हम लोग ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, गैस पाइपलाइन के। अभी जो गैस पाइपलाइन हमें याद रखनी है वो है वो 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर की हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, गेल की, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की ये पाइपलाइन है। ये मुंबई हाई को, बसे गैस फील्ड को कनेक्ट करती है बाकी के नदन पार्ट ऑफ इंडिया से। 1700 किलोमीटर की, अभी बाकी 18,500 किलोमीटर का भी क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। गैस ग्रिड कह रहे हैं जिसको, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पूरे इंडिया में गैस पाइपलाइन बिछा देंगे। अभी देखते हैं, ऊपर जाके एक बार मैप में देख ही लेते हैं, चलो। ये देखो, ये मुंबई हाई देख लो, एक मिनट, ये बसें हैं और मुंबई हाई, ये गैस फील्ड्स भी हैं और पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी हैं, और यहाँ से हजीरा, अंकलेश्वर, जबुआ, अंकलेश्वर गुजरात में पड़ता है ना, जबुआ, विजयपुर, जगदीशपुर, कहाँ गया जगदीशपुर, ये गुरुग्राम दिल्ली तक, पूरे नॉर्थ इंडिया तक हजीरा से HVJ 1700 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, ये बिछा रखी है, ठीक है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन। और ये कोल फील्ड्स बोकारो के देख लो, झरिया, गोरबा, है ना, ये सारे कोल फील्ड, सिंगारेनी, ये, ठीक है। कुपीट मिलता ना यहाँ पर, क्वालिटी। टर्शरी कोल डिपॉजिट्स भी हैं यहाँ पर, है ना, याद है। और बाकी जो छोटा नागपुर रीजन में मिलता है वो कौन सा मिलता है बताया था, गोंडवाना, यहाँ पर गोंडवाना कोल मिलता है, इस जगह पर मिलता है टर्शरी डिपॉजिट्स, ठीक है। नई दिल्ली में भी पीट मिलता है, नई दिल्ली में बोला था ना, तमिलनाडु में पीट बेसिकली मिलता है। और यहाँ पर भी मेजर नेचुरल गैस रिजर्व है नई दिल्ली के पास, देख रहे हो। ये बस थोड़ा बेसिक है, ध्यान रखने वाली बात है। अभी सब समझ में आ रहा होगा बच्चों, पता है तुमको, इंटरेस्टिंगली। और ये जब नॉर्मल टाइम से पढ़ाते हैं तब समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी ना पूरा तुम्हारा फोकस बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी हैज सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड, इट्स पर कैपिटा। हमारे देश में अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है वाटर के थ्रू, और पेट्रोलियम थर्मल पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है ना। तो थर्मल पावर, पेट्रोल में क्या करते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में तो भाखड़ा नागल डैम है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपी हाइडल प्रोजेक्ट है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल के थ्रू, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी के फ्यूजन के थ्रू आपकी पानी को गर्म करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करी जाती है, ठीक है। इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, ठीक है। और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सारी डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसके अलावा तो फिर एक सेकेंड, अच्छा, नॉन कन्वेंशनल में देखो न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी आ गई। नॉन कन्वेंशनल यानी जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे उन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, तो अब ज़रूरत थी कि भैया कोई ऐसे भी तरीके निकाले जाएं जिनसे नॉन कन्वेंशनल कुछ नए तरीके के निकाले जाए, ऑल्टरनेटिव तरीके निकाले जाएं जिनका यूज़ करा जाए भाई एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, है ना। तो कुछ कुछ तरीके हैं, देख लो, ये भी ख़त्म करते हैं, ये लास्ट के 2-3 ही हैं। इसमें भी क्या है, एक टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और सोलर न्यूक्लियर एनर्जी है, और बायोफ्यूल भी है शायद। ईजी है, बहुत टेंशन वाला बात नहीं है।
देखो सोलर एनर्जी सबसे पहला है, न्यूक्लियर एनर्जी है सबसे पहला। देखो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनता है भाई, न्यूक्लियर फिजन में बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक पावर के काम आता है, इलेक्ट्रिक जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। इसमें जो जाता है इनपुट है वो यूरेनियम एंड थोरियम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूरेनियम एंड थोरियम होता है, झारखंड और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा मोनाजाइट सैंड मिलती है केरला में, जो कि रिच इन थोरियम है। ठीक है, ये याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम और थोरियम झारखंड और अरावली रेंजेस में मिलता है। मोनाजाइट सैंड है केरला की, वो थोरियम इंपॉर्टेंट है, थोरियम मिलता है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में क्या याद रखना है, फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी किसका यूज होता है, जो कि फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी जो कि क्या करती है, सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसके अलावा फायरवुड और डंग केक का भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी एक बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली तकनीक है इलेक्ट्रिसिटी बनाने की। ठीक है, इसके अलावा विंड मिल्स भी हैं, विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वन मार्कर में क्या आ जाता है देखो, जैसे कि विंड मिल्स हैं तमिलनाडु में नागरकोइल से टू मदुरई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात में। नागरकोइल एंड जैसलमेर, ये अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है, विंड मिल फार्म्स हैं। नागरकोइल आंध्र प्रदेश में और जैसलमेर राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट विंड मिल फार्म्स हैं जहाँ पर विंड पावर को क्रिएट करा जाता है। ठीक है, इसके बाद बायोगैस फ्यूल। बायोगैस तो पता ही है भाई कैसे डीकम्पोजिशन के थ्रू, ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट मटेरियल के थ्रू निकलती है। और इसकी खास बात ये होती है ना भाई लोग बायोगैस की, कि इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी यानी जो हीट एफिशिएंसी होती है, दैट इज मोर देन कैरोसिन। इसकी हीट एफिशिएंसी कैरोसिन से भी ज़्यादा है, इसलिए बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बायोगैस की थर्मल एफिशिएंसी इज मोर इन कंपैरिजन टू, हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू कैरोसिन। तो इसलिए बायोगैस एक सेफ और नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, अच्छा, और इसको गोबर गैस प्लांट्स भी जगह जगह सरकार लगाने का सोच रही है, जिससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा। काटल डंग के और वगैरह वगैरह कचरे का भी इसमें इस्तेमाल हो जाता है। और वो भी टाइडल एनर्जी क्या होती है, जब सी टाइड्स, हाई टाइड और लो टाइड का यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसमें फ्लड गेट्स डैम होते हैं, फ्लड गेट डैम होते हैं, जिसमें जब हाई टाइड आती है तब फ्लड गेट में पानी ट्रैप हो जाता है, और जब लो टाइड हो जाती है फिर उस पानी को रिलीज किया जाता है पाइप्स के थ्रू, जिससे पावर जनरेट होती है टरबाइन से। ये सब पढ़ने वाला था कब, जब ये डिटेल में पढ़ना है कब था, जब आपका क्या नाम बोलते हैं नॉर्मल टाइम था। ठीक है, चलो अब जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, यानी अर्थ की हीट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी आपको पता होगा कि इंडिया में कुछ ऐसे जगह हैं जैसे बद्रीनाथ है, मणिकरण घाट है हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली है लद्दाख में, जहाँ पर अर्थ से टच होके बहुत उबलता हुआ पानी आता है। अर्थ के कुछ हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ से, उनसे फिर ये ग्राउंड वाटर होता है, जो कि अर्थ की कुछ रॉक से टकरा के आता है, जो कि ऐसी रॉक जो कि बिल्कुल ना वेरी हॉट रॉक्स होती हैं। तो उससे वो इतना गर्म पानी होता है कि वो बिल्कुल उबलता हुआ पानी होता है, जिससे स्टीम बनाकर देयर हैव बीन एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है, टेम्पल भी है वहाँ पर, मणिकरण पार्वती माता का टेम्पल है। पूगा वैली है लद्दाख में। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें, और भी जगह हैं बट ये दोनों जगह पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी हमारी सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो कंजर्वेशन करना, लिमिटेड है एनर्जी तो उसका कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कैसे, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, इंडिविजुअल व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करो, है ना, कंसर्न सिटीजन्स बनो, और वगैरह वगैरह वगैरह। सो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब जब आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड, वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर जुडिशियस यूज़, कि हमें तरीके ऐसे निकालने पड़ेंगे कि हम जुडिशियस यूज़ कर सकें, क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कि अगर सेव करेंगे तब बचेगी, और बचत करा हुए का ज़रूरत के टाइम पे काम ही आती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 5, दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं।